दीप्ति और नायरा देवरानी और जेठानी थी। उनका रिश्ता नोक झोंक वाला था। दीप्ति हमेशा जेठानी होने का रौब जमाती थी और नायरा देवरानी होने के नाते चुपचाप सब कुछ सुन लेती थी। आइए सुनते हैं हमारी आज की कहानी, ठंड का नाश्ता। सर्दियों की सुबह थी और धुंध ने पूरे आंगन को अपनी सफ़ेद चादर में लपेट रखा था। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन घर के भीतर दिन की हलचल शुरू हो चुकी थी। रसोई से छन छन की आवाज़ें आ रही थी। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था। लोहे के तवे पर पराठे सिक रहे थे और बीच बीच में चम्मच के खनकने की आवाज़ भी आ रही थी। सिंघानिया परिवार में सुबह सुबह यही सब शुरू हो जाता था। सिंघानिया हाउस बाहर से देखने में तो साधारण था, लेकिन वो घर भीतर रिश्तों की उलझनों से भरा हुआ था। उस घर की बड़ी बहू दीप्ति रसोई में पूरे अधिकार से खड़ी थी। उसने मोटा ऊनी स्वेटर पहन रखा था और सिर पर दुपट्टा जमाए हुए थी। और हाँ, वो बड़ी बहू के साथ साथ जेठानी भी थी। दीप्ति कढ़ाई में उड़द की दाल के पकौड़े डाल रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं एक अजीब सी कठोरता भी थी, जो अक्सर देवरानी नायरा के आने पर दिखाई देती थी। तेल और गरम करो, ऐसे नहीं बनते पकौड़े। कितनी बार मैं तुम्हें ये सब बता चुकी हूँ, लेकिन तुम हमेशा वही गलती करती हो, दीप्ति ने बिना पीछे देखे कहा, क्योंकि दरवाजे के पास खड़ी थी उसकी देवरानी नायरा। वो दुबली सी साधारण कपड़ों में थी, पर हाँ, माथे पर हल्की सी बिंदी चमक रही थी। नायरा हाथ में आटे का परात पकड़े हुए चुपचाप खड़ी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे अपनी बारी का इंतजार कर रही हो। जी भाभी, अभी कर देती हूँ, नायरा ने धीमी आवाज में कहा। दीप्ति ने उसकी ओर देखा तक नहीं। ठंड में नाश्ता ठीक से होना चाहिए। घर में मर्द लोग हैं, बच्चे हैं, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नायरा ने अपनी जेठानी की बात सुनकर सिर हिला दिया, क्योंकि वो जानती थी ये बात उसे समझाने के लिए नहीं, बल्कि जताने के लिए कही जा रही है। दीप्ति की शादी इस घर में 4 साल पहले हुई थी। वो अपने मायके में इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी और आत्मविश्वासी। वो बाहर से तो साधारण दिखती थी, लेकिन उसके अंदर जेठानी होने का अहंकार भरा हुआ था। शादी के बाद दीप्ति ने धीरे धीरे पूरे घर की रसोई व्यवस्था और फैसलों पर अपनी पकड़ बना ली थी। घर में सभी लोग दीप्ति की बात मानते थे, यहाँ तक कि अगर कोई बहुत जरूरी मुद्दा होता तो उसमें दीप्ति की राय भी ली जाती। इन सब चीजों की वजह से दीप्ति पूरे घर पर अपना अधिकार जमाती थी। नायरा की शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था। वो एक छोटे से गांव से आई थी, कम पढ़ी लिखी, लेकिन दिल की बहुत ही साफ थी। ससुराल में कदम रखते ही उसने सीखा था, यहाँ ऊंची आवाज नहीं करनी है, सिर्फ चुप्पी ही उसका हथियार है। उसकी सास अनुपमा जी आंगन में बैठी धूप सेक रही थी, कंबल ओढ़े हुए, माला फेरती हुई, लेकिन उनके कान रसोई की ओर लगे हुए थे। दीप्ति बहू, जरा अदरक वाली चाय बना देना, उन्होंने आवाज लगाई। अरे माँ, बन रही है, दीप्ति ने तुरंत जवाब दिया। नायरा आगे बढ़ी। माँ जी, मैं बना देती हूँ चाय। दीप्ति ने अचानक उसकी ओर देखा। तुम रहने दो, पहले नाश्ता ठीक से बन जाने दो, ऐसे भी तुमसे तो काम बिगड़ ही जाता है। नायरा के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप परात रख दी और सब्जी काटने लगी। आज नाश्ते में बन रहे थे मूली के पराठे, उड़द की दाल के पकौड़े और गरम गरम अदरक वाली चाय। दीप्ति को ये सब बनाते हुए गर्व हो रहा था। घर की बड़ी बहू हूँ, सब मेरे तरीके से ही चलेगा, ये भाव उसके हर काम में झलकता था। वहीं नायरा के लिए रसोई सिर्फ काम की जगह नहीं थी, बल्कि हर दिन की परीक्षा थी। हर सुबह वो सोचती, आज पता नहीं जेठानी जी कौन सी गलती निकाल देंगी, जो होना है वो तो होगा ही। नायरा पराठा बनाने की तैयारी करने लगी। पराठा बेलते हुए उसका हाथ थोड़ा कांप गया, जिसकी वजह से पराठा थोड़ा टेढ़ा हो गया। जैसे ही पराठा टेढ़ा हुआ, नायरा डर गई।
दीप्ति ने तवे पर रखते हुए देख लिया कि पराठा टेढ़ा हो गया है। ये क्या है नायरा, ऐसे पराठे बनाती हो तुम? और कब तक इसी तरह से काम करती रहोगी? 1 साल हो गया है, तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें कभी कुछ सिखाया नहीं था क्या? अरे वहाँ नहीं तो कम से कम 1 साल में यहाँ तो सीख लिया होता। और अगर मैं कुछ कह देती हूँ तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर जेठानी होने का रौब दिखा रही हूँ। ये बातें सुनकर नायरा की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। जी भाभी, अगला ठीक बनेगा। वो ठंड की वजह से थोड़ा सा हाथ हिल गया, इसीलिए पराठा टेढ़ा हो गया। दीप्ति ने तंज कसते हुए कहा, और कितनी बार यही एक वाक्य बोलोगी नायरा? मुझे तो लगता ही नहीं तुम कभी मेरी जैसी जिम्मेदारी उठाओगी। अगर मैं घर में ना रहूं तो किसी को ढंग का खाना और नाश्ता भी ना मिले। दीप्ति लगातार नायरा को कुछ ना कुछ बोले जा रही थी और वो चुपचाप खड़ी होकर अपनी जेठानी की सारी बातें सुन रही थी। इसी बीच नायरा का पति अमित रसोई के पास आकर खड़ा हुआ। वो बहुत ही दुविधा में था। उसने अपनी भाभी की सारी बातें सुन ली थी। वो अपनी भाभी से कहना चाहता था, भाभी आप जब नायरा को मौका देंगी तभी तो वो इस घर को संभाल पाएगी। लेकिन पत्नी और भाभी के बीच बोलना उसे हमेशा मुश्किल लगता था। वो सिर्फ अपने मन में सोच लेता था, लेकिन भाभी से कुछ भी नहीं कह पाता था। कुछ देर बाद वो बोला, नायरा जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अमित ने हल्की सी आवाज में कहा। नायरा ने उसकी ओर देखा। उस नज़र में शिकायत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि अमित उसके लिए कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन अमित ने तुरंत नजरें फेर ली। उसे डर था, अगर उसने कुछ कहा तो घर का माहौल और बिगड़ जाएगा और वो कभी नहीं चाहेगा कि घर का माहौल खराब हो। अमित ने नायरा से कुछ नहीं कहा। दीप्ति ने ये सब देख लिया। मन ही मन उसे एक अजीब सी जीत का एहसास हुआ। नाश्ता लगभग तैयार हो चुका था। दीप्ति ने प्लेटों में पराठे और पकौड़े सजाए। तभी नायरा ने चाय का पतीला उठाया। गरम भाप उठी और थोड़ी सी चाय चूल्हे पर गिर गई। नायरा, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कम से कम एक काम तो ढंग से कर लिया करो। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम्हारी हरकतों से। दीप्ति की आवाज़ बहुत तेज हो गई थी। माफ़ कीजिए भाभी, नायरा घबरा गई। वो मन ही मन में सोचने लगी, वहाँ घर पर तो मुझसे कोई काम खराब नहीं होता था। कितने आराम से मैं सारे काम कर लेती थी। फिर यहाँ पर हर बार मुझसे क्यों गलती हो जाती है? शायद जेठानी जी की बातों की वजह से मेरे अंदर डर बैठ गया है, जिसकी वजह से मुझसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। क्या करूँ मैं जिससे सब कुछ ठीक हो जाए? दीप्ति ने कड़ाही से करछी पटक दी। हर दिन कोई न कोई गड़बड़। ठंड का नाश्ता है, कोई मजाक नहीं। उनकी सास अनुपमा जी भी रसोई में आ गई। क्या हुआ बहू, तुम इतनी तेजी से क्यों चिल्ला रही हो? थोड़ा आराम से बात कर लिया करो। दीप्ति ने तुरंत नायरा की शिकायत शुरू कर दी। माँ देखिए ना, इसे कोई काम ढंग से नहीं आता। मैं इससे जो भी काम बोलती हूँ कोई न कोई गड़बड़ कर ही देती है। बड़ी बहू, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, इसमें इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? नायरा चुप खड़ी रही। उसकी उंगलियां ठंड से नहीं अपमान से कांप रही थी। अनुपमा जी ने नायरा की ओर देखा, फिर दीप्ति की ओर। अब जो होना था वो हो गया। सब बैठो, साथ में नाश्ता कर लो, नहीं तो फिर ठंड की वजह से नाश्ता भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन उस एक वाक्य में भी नायरा को सहारा नहीं मिला। सब लोग नाश्ता करने बैठ गए। पराठे गरम थे, पकौड़े कुरकुरे। चाय में अदरक की खुशबू भी बहुत अच्छी थी। नाश्ता तो अभी ठंडा नहीं हुआ था, लेकिन रिश्तों में ठंड पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नायरा ने पराठे का एक कौर लिया, लेकिन वो गले से नहीं उतरा। उसने महसूस किया, आज ठंड सिर्फ मौसम में नहीं थी, आज ठंड उसके रिश्तों में भी उतर चुकी थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी तो आगे पता नहीं क्या क्या होना था। रात भर ठंड और कोहरे ने घर को जकड़ कर रखा था।
लेकिन सुबह होते होते घर के भीतर की हवा और भारी हो गई। नाश्ते की वो चुप्पी जो कल सबने ओढ़ ली थी, आज तानों और शिकायतों का रूप लेने वाली थी। नायरा सुबह सबसे पहले उठ गई। उसने चूल्हा जलाया, पानी गर्म किया और सास के लिए दवा निकाल कर उनके पास रख दी। वो हर दिन यही करती थी, इस उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा दिन आए जब उसे अयोग्य बहू नहीं समझा जाएगा, उसे भी इस घर की लायक बहू समझा जाएगा। लेकिन रसोई में कदम रखते ही दीप्ति की आवाज गूंज उठी। आज तुम जल्दी उठ गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसमें मिठास नहीं, व्यंग थी। जी भाभी, सर्दी है ना? सबके लिए गर्म पानी रख रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, नायरा ने बड़ी ही विनम्रता से कहा। दीप्ति ने अपना दुपट्टा ठीक करते हुए कहा, गर्म पानी से घर नहीं चलता देवरानी जी, घर तो समझदारी से चलता है, जो आपके अंदर बिल्कुल भी है ही नहीं। नायरा समझ गई आज भी कुछ न कुछ सुनना तय है। अनुपमा जी खांसते हुए आंगन से रसोई की ओर आई। दीप्ति, आज आलू के पराठे बना देना, कल मूली के पराठे से पेट भारी हो गया था। दीप्ति ने तुरंत हामी भरी। हाँ माँ, आज आपकी पसंद के बनेंगे। नायरा ने धीरे से कहा। माँ जी, अगर आप चाहे तो मैं बना दूँ, मैं भी आलू के पराठे बहुत अच्छे बना लेती हूँ, ऐसा मेरी मम्मी। दीप्ति ने बीच में ही बात काट दी। तुम्हारे बनाए पराठे सबको नहीं जचते, रहने दो, मैं खुद ही माँ के लिए बना दूंगी। नायरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे उसकी जेठानी खुश हो जाए। सारे उपाय तो उसने आज तक कर लिए, लेकिन जेठानी जी का तो हमेशा मुंह ही बना रहा। अनुपमा जी ने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी ने नायरा के दिल पर चोट कर दी। इसी दौरान राहुल, दीप्ति का पति, रसोई में आया। दीप्ति, आज दफ्तर में मीटिंग है, जल्दी जाना है, क्या जल्दी से कुछ नाश्ते में मिल पाएगा? हो जाएगा, आप बैठिए, दीप्ति ने मुस्कुराकर कहा। नायरा के पति अमित भी वहीं आ गए। नायरा, मेरा स्वेटर कहाँ है? मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिला नहीं। नायरा ने तुरंत जवाब दिया, अलमारी में रख दिया है। दीप्ति ने हंसते हुए कहा, देखो ये है हम दोनों में फर्क, किसी को सब याद रहता है, किसी को कुछ भी नहीं। अमित ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानता था कि ये तीर उसकी पत्नी पर ही छोड़ा गया है, लेकिन भाभी को कुछ भी बोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। पराठे तो बनते रहे, लेकिन हर पल तनाव बढ़ता गया। दीप्ति हर छोटी बात पर नायरा को टोक रही थी। तेल कम है, नमक ज्यादा हो गया, ऐसे मत काटो सब्जी, ऐसे नहीं किया जाता, वैसे नहीं किया जाता। ये सब सुन के नायरा की आंखें बार बार भर आती, पर वो खुद को संभाल लेती। तभी दीप्ति ने सबके सामने कहा, माँ, सच कहूँ तो आपकी छोटी बहू को अभी बहुत कुछ सीखना है। मेरे हिसाब से अभी देवरानी जी को कुछ भी नहीं आता, और पता नहीं कभी मेरी जैसी बन पाएंगी या नहीं। ठंड का नाश्ता बनाना भी इसे बोझ लगता है। नायरा का हाथ रुक गया। वो पहली बार बोल पड़ी, भाभी, मैंने कभी काम से मना नहीं किया, आप ही हमेशा मुझे काम से दूर रखने की कोशिश करती हैं। जब तक मैं काम नहीं करूंगी तब तक सीखूंगी कैसे? आपको सारे काम इतने अच्छे से आते हैं, तो आप वही सब मुझे भी सिखा सकती हैं। आखिर मैं आपकी छोटी बहन की तरह ही तो हूँ। दीप्ति ने नायरा की तरफ तीखी नजर से देखा। नायरा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। नाश्ता परोसते समय नायरा से एक प्लेट नीचे गिर गई। प्लेट टूटी नहीं, लेकिन आवाज जोर की थी। दीप्ति का गुस्सा फूट पड़ा। देखा, यही तो मैं कह रही हूँ, इसे कुछ भी नहीं आता। अनुपमा जी ने कठोर स्वर में कहा, नायरा, जरा संभल कर काम किया करो, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? वो वाक्य नायरा के दिल में तीर की तरह लगा। वो कैसे कहे कि वो इस घर में डर डर के रहती है, जिसकी वजह से कोई न कोई गलती होती रहती है। आज पहली बार उसे लगा इस घर में उसकी कोई जगह नहीं। उसने चुपचाप प्लेट उठाई और आंखें पोंछ ली। सब लोग नाश्ता करने लगे। नायरा एक कोने में खड़ी रही और किसी से कुछ नहीं बोली। अमित ने धीरे से कहा, तुम भी बैठ जाओ, नाश्ता कर लो।
परिवार में ये सब तो होता ही रहता है। नायरा ने सिर हिला दिया। मेरा मन नहीं है। दीप्ति ने सुन लिया। अरे वाह, अब नखरे भी शुरू हो गए मैडम के। नायरा ने पहली बार सीधे अपनी जेठानी की आंखों में देखा। उस नजर में ना गुस्सा था ना जवाब, बस गहरी थकान थी। नायरा का इस तरह से देखना दीप्ति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। नायरा अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करते ही उसके आंसू बह निकले। उधर रसोई में दीप्ति ने राहत की सांस ली, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी हलचल थी। क्या वो सच में सही थी और अनुपमा जी वो आंगन में बैठी सोच रही थी? क्या ठंड के नाश्ते की ये आग पूरा घर जला देगी? उस रात घर में सन्नाटा था। ठंड बढ़ गई थी, लेकिन नायरा के लिए ठंड अब बाहर नहीं भीतर बस चुकी थी। वो अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। बिस्तर के कोने पर रखी उसकी छोटी सी पोटली, जिसमें से मायके से लाई कुछ साड़ियाँ, माँ की दी हुई चूड़ियाँ और थोड़े से सपने थे। आज उसे बहुत भारी लग रही थी। अमित कमरे में आया। उसने नायरा को यूं चुप बैठा देखा तो बोला, अब भी नाराज हो क्या? नायरा ने धीरे से सिर उठाया। नाराज नहीं हूं, मैं बस थक गई हूं। अब मुझसे और नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में मेरा कोई सम्मान है ही नहीं। जब से मैं इस घर में आई हूं, तब से भाभी ने मुझे सिर्फ ताने के अलावा कुछ भी नहीं दिया। और आप सब लोग भी सुनते रहते हैं, मेरे लिए कभी कुछ नहीं कहते। आखिर और कब तक मैं ये सब सहती रहूंगी? मेरा भी अपना आत्मसम्मान है। अमित जी, मैं अपने आत्मसम्मान को खोना नहीं चाहती। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, लेकिन वो दर्द था जो किसी चीख से ज्यादा गहरा होता है। नायरा, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो, भाभी का स्वभाव ऐसा ही है। अमित ने नायरा को समझाने की बहुत कोशिश की। तुम बुरा मत माना करो। नायरा के होंठ कांप गए। हर दिन बुरा ना मानूं तो क्या करूं अमित? हर दिन मुझे ये एहसास दिलाया जाता है कि मैं किसी काम की नहीं हूँ। अमित चुप हो गया। वो चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि चुप रहना भी एक तरह का अपराध होता है। मैं माँ से बात करूँगा, उसने बस इतना कहा। नायरा ने हल्की सी मुस्कान दी, वो मुस्कान जो विश्वास से नहीं मजबूरी से भरी थी। सुबह फिर वही रसोई, वही चूल्हा, वही ठंड, लेकिन आज नायरा के कदम भारी थे। दीप्ति पहले से रसोई में थी। आज चाय में चीनी कम रखना, उसने बिना देखे कहा। नायरा ने चाय बनाई, लेकिन शायद हाथ कांप गया जो भी था। चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई। दीप्ति ने घूंट लेते ही चाय का कप रख दिया। ये क्या बनाया है तुमने? कहा था ना कम चीनी, लेकिन तुमको मेरी बात सुनाई कहाँ देती है। नायरा का धैर्य टूट गया। भाभी, एक दिन में एक बार गलती हो जाए तो? दीप्ति ने बात पूरी नहीं होने दी। गलती? तुम्हारी जिंदगी ही गलती है नायरा। तुमसे आज तक कोई काम ठीक से हुआ है? जब से इस घर में आई हो तब से क्लेश के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये शब्द नायरा के सीने में उतर गए। अनुपमा जी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब नायरा के सब्र का बांध टूट चुका था। उसने सोच लिया था अब वो किसी से कुछ भी नहीं कहेगी और अपने आत्मसम्मान के लिए कोई न कोई ठोस कदम उठाएगी। वो चुपचाप अपने कमरे में गई, पोटली खोली और साड़ी निकालने लगी। अमित ने देखा तो वो घबरा गया। ये क्या कर रही हो नायरा? नायरा ने शांति से कहा, बस बहुत हो गया अमित, अब मुझसे और सहन नहीं होता। मैं अपने मायके जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, अभी के अभी, और मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। अमित परेशान हो उठा। यहाँ रहकर रोज रोज टूटने से बेहतर है मैं अपने घर चली जाऊं। नायरा की आवाज भर आई और आज अमित भी उसे रोक नहीं पाया। उसके पास शब्द नहीं थे और बिना शब्दों के रिश्ते नहीं बचते। जब अनुपमा जी को पता चला तो उन्होंने नायरा से पूछा, ऐसे अचानक क्यों जा रही हो बहू? हर घर में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। नायरा ने पहली बार खुलकर कहा, माँ जी, मैं यहाँ हर दिन खुद को बेकार समझने लगी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में
मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। नायरा की बात सुनकर दीप्ति ने व्यंग से कहा, अरे अब नाटक भी शुरू हो गया इसका। नायरा ने उसकी ओर देखा। भाभी, अगर चुप रहना नाटक है तो हाँ, मैं आज तक नाटक ही कर रही थी और आज मैं इस नाटक को खत्म कर देना चाहती हूँ। आप इस घर में बड़ी हैं, इसीलिए आप अपना अधिकार जमाए रखिए। मैं तो इस घर की कुछ लगती ही नहीं हूँ, तो फिर इस घर में रहने से क्या फ़ायदा। इतना बोलकर वो दरवाजे की ओर बढ़ी। मायके पहुँचते ही उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। क्या हुआ मेरी बच्ची, माँ ने पूछा। नायरा पहली बार अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सारे दुख, सारे अपमान उसके आंसुओं में बह निकले। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। लेकिन नायरा जानती थी, अगर कुछ टूट जाए तो ठीक होना इतना आसान नहीं होता। उधर ससुराल में दीप्ति को लगा वो जीत गई। अब फिर से पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार होगा। अच्छा हुआ चली गई, उसने मन ही मन में कहा। अब घर शांति से चलेगा। लेकिन रात को जब रसोई सूनी पड़ी और चाय का कप ठंडा हो गया तो दीप्ति ने एक अजीब खालीपन महसूस किया। अनुपमा जी भी सोच में डूबी थी। क्या उन्होंने किसी गलत को सही मान लिया? नायरा मायके में थी लेकिन उसका मन उलझा हुआ था। क्या वो वापस जाएगी? क्या उसे सम्मान मिलेगा? या फिर ये दूरी और बढ़ेगी? और दीप्ति, क्या उसकी जीत सच में जीत थी? नायरा को मायके गए हुए कई दिन बीत चुके थे। उसकी ससुराल का आंगन अब भी वही था, लेकिन घर की रौनक जैसे किसी ने चुरा ली हो। दीप्ति सुबह रसोई में गई, चूल्हा जलाया, लेकिन उसके हाथ अपने आप रुक गए। पहले जहां नायरा चुपचाप आधे से ज्यादा काम कर दिया करती थी, अब हर काम दीप्ति को बोझ लगने लगा था। धीरे धीरे ठंड बढ़ने की वजह से मौसम भी खराब होता जा रहा था। एक सुबह अनुपमा जी उठी नहीं पाई। ठंड की वजह से तेज बुखार, बदन दर्द और सांस लेने में उनको परेशानी हो रही थी। दीप्ति घबरा गई। माँ, क्या हुआ आपको? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दीप्ति ने राहुल और अमित को आवाज लगाई। दोनों जल्दी से माँ के कमरे में पहुंचे। क्या हुआ दीप्ति, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही थी? राहुल, देखो ना, पता नहीं माँ को क्या हो गया। उनका शरीर बुखार से तप रहा है, अमित ने कहा। भैया भाभी, आप लोग माँ का ध्यान रखिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने जांच के बाद कहा, इन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लग गई है, खान पान और देखभाल पर ध्यान देना होगा। गरम नाश्ता, सूप, दवाइयाँ सब समय पर देना होगा। दीप्ति की आंखों के सामने नायरा की सूरत घूम गई। पहली बार दीप्ति ने महसूस किया, घर संभालना सिर्फ हुक्म चलाना नहीं होता। और उसने तो जेठानी होने की वजह से नायरा पर हमेशा हुक्म ही चलाया था। रात भर वो माँ के पास बैठी रही। कभी दवा देती, कभी कंबल ठीक करती, लेकिन हर बार कोई न कोई कमी रह जाती। कभी चाय ज़्यादा कड़क हो जाती तो कभी नाश्ता ठंडा और बेस्वाद। नायरा घर में नहीं थी, इसीलिए उसे अपने अंदर कमियां दिखाई देने लगी, जो वो नायरा के रहते हुए कभी देख नहीं पा रही थी। अनुपमा जी कराते हुए बोली, नायरा होती तो वो समझ जाती। ये वाक्य दीप्ति के दिल में चुभ गया। दीप्ति को पहली बार अपनी कठोरता याद आने लगी। नायरा की चुप्पी, उसकी मेहनत और हर ताने पर झुकी आंखें, सब आंखों के सामने घूमने लगा। शायद मैंने उसे उस दिन बहुत ज़्यादा कह दिया था, दीप्ति ने खुद से कहा। लेकिन अहंकार अब भी बीच में खड़ा था। उधर नायरा माँ के साथ बैठी सर्दी में मूंगफली छील रही थी। माँ, तुम मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहाँ घर में काम करती थी तब तो आपने कभी मेरे काम में कोई कमी नहीं निकाली। फिर वहाँ पर मेरी जेठानी हमेशा मेरे काम में कोई न कोई कमी क्यों निकाल देती हैं? जो काम मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर कर लेती थी, वो काम भी वहाँ पर मुझसे नहीं होता। मेरी बच्ची, तुझे सारे काम बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन तेरे अंदर तेरी जेठानी का डर समाया हुआ है, जिसकी वजह से तुझसे काम बिगड़ जाते हैं। जिस दिन तू अपनी जेठानी से डरना छोड़ देगी, उस दिन से तेरे काम सही होंगे।
नायरा भी अपनी माँ की बातों से कहीं न कहीं सहमत थी। नायरा बेटी, एक बात बता, तू अपनी ससुराल वापस नहीं जाएगी क्या? नायरा चुप रही, कुछ नहीं बोली। बेटी, भागने से हल नहीं निकलता, माँ ने समझाया। नायरा की आंखें भर आई। माँ, मैं लौट जाऊं तो क्या सब बदल जाएगा? माँ के पास जवाब नहीं था, सिर्फ दुआ थी। एक बात और उन्होंने कही, तू अपनी जेठानी से डरना छोड़ दे, फिर देख अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। उसी शाम अमित का फोन आया। नायरा, माँ बहुत बीमार है। उसकी आवाज कांप रही थी। नायरा का दिल धक से रह गया। क्या हुआ माँ को? डॉक्टर ने कहा है माँ को देखभाल चाहिए, तुम होती तो। अमित की बात अधूरी रह गई। नायरा ने फोन रखा। उसके भीतर तूफान मच गया। उसे अपना अपमान याद आया, लेकिन सास का चेहरा भी आंखों में था। नायरा सारी रात सो नहीं पाई। अगर मैं नहीं गई तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगी? सुबह होते ही उसने अपना बैग तैयार किया। माँ ने उसका माथा चूमा। जा बेटी, अच्छाई कभी हारती नहीं। एक ना एक दिन वो परिवार तुझे अपनाएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। नायरा जब घर पहुंची तो आंगन में सन्नाटा था। अनुपमा जी बिस्तर पर थी। दीप्ति उन्हें दवा पिला रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। नायरा को देखते ही दीप्ति की आंखें भर आई। कुछ पल दोनों चुप रही, फिर दीप्ति ने धीमे स्वर में कहा, माँ, नायरा आ गई है। अनुपमा जी ने आंखें खोली। नायरा का हाथ थामा। मुझे पता था बहू, तू जरूर आएगी। नायरा रसोई में चली गई। उसने बिना कुछ कहे गरम सूप चढ़ा दिया। रसोई में फिर से गर्माहट लौटने लगी। दीप्ति दूर खड़ी सब देख रही थी। उसके दिल में पहली बार अहंकार नहीं, पछतावा पिघलने लगा था। रात गहरी थी, घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ टूटने की आवाज थी। अहंकार की, गलतफहमी की और वर्षों से जमी कठोरता की। नायरा अनुपमा जी के पास बैठी थी। कभी माथे पर ठंडी पट्टी रखती, कभी दवा देती। दीप्ति दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। आज पहली बार उसे लगा, जिसे वो कमजोर समझती थी वही सबसे ज्यादा मजबूत निकली। अनुपमा जी सो गई तो दीप्ति धीरे से बाहर आंगन में बैठ गई। ठंड की हवा तेज थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। नायरा उसके पास आई। भाभी, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। दीप्ति ने पहली बार उसकी ओर ऊपर से नहीं, बराबरी से देखा। नायरा, उसकी आवाज भर आई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इस घर पर अपना अधिकार जमाती रही। नायरा चुप रही। वो जानती थी कभी कभी चुप्पी ही दूसरे को बोलने का मौका देती है। दीप्ति ने कहना शुरू किया, मुझे हमेशा लगा कि ये घर मेरा है और जो बाद में आया उसे मेरे हिसाब से चलना चाहिए। उसने अपने आंसू पोंछे। तुम्हारी चुप्पी को मैंने तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। नायरा की आंखें नम हो गईं। भाभी, मैंने कभी किसी से आगे निकलने की कोशिश नहीं की। मैंने बस अपना फर्ज निभाया। ऐसा नहीं है भाभी कि मुझे घर के काम करने नहीं आते। मेरी माँ ने मुझे सब सिखाया है। पता नहीं क्यों आप जब भी रसोई में होती हैं तो मुझे डर लगता है, और उसी डर की वजह से कोई न कोई गलती हो ही जाती है। तुमने सही कहा नायरा, मैंने तुम्हारे अंदर डर बिठा दिया। दीप्ति की गर्दन झुक गई। मुझे माफ कर दो। वो शब्द जो इस घर में कभी नहीं बोले गए थे। नायरा ने गहरी सांस ली। उसके मन में सारे अपमान, सारे ताने घूम रहे थे, लेकिन उसे माँ की बात याद आई। अच्छाई कभी हारती नहीं बेटी। भाभी, माफी सिर्फ शब्दों से नहीं होती, सम्मान से होती है। नायरा ने शांत स्वर में कहा। दीप्ति ने सिर हिला दिया। मैं वादा करती हूँ नायरा, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। अंदर से अनुपमा जी की आवाज आई। दीप्ति, नायरा दोनों दौड़कर अंदर गई। अनुपमा जी ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने भी गलती की है। मुझे पहले ही सब समझ लेना चाहिए था। उन्होंने नायरा का हाथ पकड़ा। बेटी, मुझे माफ कर दे। नायरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार खुद को इस घर का हिस्सा महसूस कर रही थी। अगले दिन रसोई में बदलाव साफ था। दीप्ति ने खुद कहा, नायरा, आज नाश्ता तुम बनाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नायरा मुस्कुरा दी। पहली बार बिना डर के ठंड का नाश्ता बना। पराठे, सूप और गरम चाय, लेकिन आज तानों की जगह बातचीत थी।
अमित और राहुल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। लगता है घर फिर से घर बन गया, राहुल ने कहा। दीप्ति ने नायरा की ओर देखा। धन्यवाद वापस आने के लिए, नायरा ने जवाब दिया। रिश्ते छोड़ने के लिए नहीं होते भाभी, निभाने के लिए होते हैं। घर में फिर से हंसी लौट रही थी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। सुबह की धूप आंगन में फैल रही थी। ठंड अब भी थी, लेकिन वो काटने वाली नहीं रही थी। घर में एक अलग ही हलचल थी। आज कोई त्योहार नहीं था, फिर भी माहौल उत्सव जैसा लग रहा था। नायरा जल्दी उठी, लेकिन आज उसके चेहरे पर डर नहीं, एक सुकून था। रसोई में चूल्हा जला दीप्ति भी वहां आई। आज क्या बनाए, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। नायरा एक पल भर चौंकी, फिर बोली, आलू के पराठे और सर्दी के लिए गाजर का हलवा। ठीक है, दीप्ति ने आस्तीन चढ़ाई। मैं सब्जी काट देती हूँ। दोनों साथ खड़ी थी, बिना आदेश बिना ताने। अनुपमा जी दरवाजे से सब देख रही थी। आज उनकी आंखों में संतोष था। पराठे बेलते समय नायरा का हाथ फिसला और पराठा थोड़ा टेढ़ा हो गया। दीप्ति ने देखा, फिर मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, घर का पराठा है, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। नायरा की आंखें भर आई। यही तो वो सुनना चाहती थी 1 साल से। नाश्ते की थाली लगाते हुए अनुपमा जी बोली, मैंने जिंदगी में एक बात देर से सीखी, घर नियमों से नहीं रिश्तों से चलता है। उन्होंने दीप्ति और नायरा दोनों का हाथ थामा। आज तुम दोनों ने मुझे फिर से घर का मतलब समझा दिया। नाश्ता करते समय घर में हंसी गूंज रही थी। अमित ने कहा, आज ठंड का नाश्ता सबसे स्वादिष्ट है। राहुल मुस्कुराया, क्योंकि आज इसमें ताने नहीं हैं। दीप्ति ने नायरा की ओर देखा। नायरा, अगर कभी मेरी आदतें फिर लौटे तो मुझे रोक देना। नायरा ने सिर हिलाया। और भाभी, अगर मैं चुप हो जाऊं तो मुझे बोलना सिखाना। दोनों हंस पड़ी। दोपहर को दीप्ति ने खुद नायरा के मायके फोन किया। माँ जी, आपने बहुत अच्छी बेटी दी है हमें, और नायरा के अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं, जो शायद एक समय पर मैं देख नहीं पा रही थी। उसकी आवाज में सच्चाई थी। फोन रखते ही नायरा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। शाम को आंगन में सब बैठे थे। ठंड की हवा चल रही थी, लेकिन घर में रिश्तों की गर्माहट थी। अनुपमा जी ने कहा, कभी कभी ठंड का नाश्ता सिर्फ पेट नहीं भरता, वो रिश्तों की सच्चाई भी परोस देता है। नायरा ने आंगन की ओर देखा। जहां कभी उसे पराया महसूस हुआ था, आज वही आंगन उसका अपना था। और दीप्ति, जिसे कभी अपने अधिकार का नशा था, आज वही समझ और संवेदना की मिसाल थी। ठंड आई थी, लड़ाई भी हुई, लेकिन अगर दिल गर्म हो जाए तो हर मौसम खूबसूरत हो सकता है। इसीलिए ठंड का मौसम सिंघानिया परिवार के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि वो रिश्तों में गर्माहट भर के गया था। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।